ऑनलाइन क्लास में होते थे। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बातचीत खत्म हो गई। हाँ जी, हो गई? पता चल गया घर में क्या खाना बनाता है किसमें? आप लोग थे उस क्लास में? हम लोगों ने इससे पहले एक ऑनलाइन क्लास करी थी, सारे थे? नहीं थे? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो आप लोग क्लासेस होती है तो कहाँ गायब हो जाते हैं? आपको ऑनलाइन की सुविधा दी गई है, आप घर पे मस्त सो और आपके सामने वीडियो चलती रहनी चाहिए। इतनी अच्छी फैसिलिटी जब आपको दी गई है फिर भी आप नहीं करते। आप ऐसे मस्त घर पे आराम करो, है ना, हाथ में या तो दूध या तो चाय या तो कॉफी का एक, है ना, कप पकड़ो और मस्त, है ना, पढ़ो, पढ़ाई करो और आपके सामने वीडियो चलती रहनी चाहिए आपके टीवी पे। ये भी नहीं करते। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट डे, या हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने कहा था वर्ड अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है एग्जाम में। अब जो बच्चे देने वाले हैं, आप में से हो सकता है एक दो बच्चे दें ना दें, हम उनको ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर रहे हैं जो इस बार देने वाले हैं, क्योंकि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और क्लास इसलिए मुझे लगता है कि 2-3 महीनों में बहुत इरेगुलर चली है क्लासेस, जिसकी वजह से सिलेबस हम अच्छी तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे। यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, शर्त ये है कि हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, है ना, ताकि हम कुछ बातें माइंड में इधर रखें। तो मैंने लास्ट डे मेडिवल हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। मैं वो टॉपिक दोबारा आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। मैंने डिस्कस किया था इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम। हटा दी थी, हटा दी थी। क्यों, किसने? हटा दी। किसने कहा? सीबीएसई बोर्ड में हट गई। सीबीएसई बोर्ड में भले हट गई हो, बट हमारी यूपीएससी और पीसीएस में अभी हटी नहीं, अभी नहीं हटी है और वो हट भी नहीं सकती है। वो हटाना वो सही नहीं होगा। अगर मान लो कुछ पॉलिटिकल ऐसा काम हो जाए कि हटा दिया जाए, लेकिन आप ऐसे देखो ना, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है? हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है एक कंटिन्यूटी में कहानी पढ़ना कि हमारे यहाँ क्या क्या हुआ। अब बीच वाला टॉपिक आप गायब कर दोगे तो कैसे होगी? कहानी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ऐसे कोई कहानी, आप अपनी बायोग्राफी लिखो और बीच में से कुछ आपने, मान लो आप अपनी बायोग्राफी लिखो और लाइफ में कभी आपने कुछ कांड किए हो, करते हैं हम विशेष में, है ना, और आप सोचो कि उस कांड को निकाल के बाहर करें और फिर बायोग्राफी लिखें तो कैसे पॉसिबल है? ऑटोबायोग्राफी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको उस पार्ट को हटाना नहीं चाहिए। तो हमें पढ़ना है, हमें कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइज ऑफ इस्लाम हमने पढ़ा था, यहीं से स्टार्ट होती है हमारी, यहाँ से नहीं होती है। पहले हमने एक सिलेबस देखा था। मैंने आपको कहा था कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है उस मेडिवल हिस्ट्री का एक सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें फिर से बता देता हूँ कि क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हुई है। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल इसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ये पहला पार्ट है हमारा। इसकी टाइमिंग है हमारी 750 AD टू 1206 AD। पहला टॉपिक हमारा मेडिवल का पहला टॉपिक हमारा है अर्ली मेडिवल, पूर्व मध्यकाल। दूसरा टॉपिक हमारा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दूसरा पार्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत। मैं आपको सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री। पहला पार्ट है हमारा अर्ली मेडिवल, पूर्व मध्यकाल।
दूसरा पार्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत। इसकी टाइमिंग हो जाएगी 1206 AD टू 1526 AD। ये दूसरा पार्ट है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, दिल्ली सल्तनत। फिर हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है मुगल्स, MUGHALS, मुगल्स। इनकी जो टाइमिंग है वो है 1526 AD टू 1707 AD। 1526 से लेकर 1707 AD तक। हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो हमारी यहीं से यहीं तक है, 750 AD टू 1707 AD। यही हमारी मेडिवल हिस्ट्री, 750 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ये हमारा इसी टाइम पीरियड के बीच में हमें मेडिवल हिस्ट्री खत्म करनी है। एक टॉपिक हम इसमें और ऐड करेंगे, वो है हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भक्ति और सूफी आंदोलन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से हमारा यहां तक चलेगा। इसलिए यहां पर टाइमिंग नहीं है, इस जगह पर टाइमिंग नहीं है कोई भी। वो पूरे पीरियड में ये कहानी चलती रहेगी, मूवमेंट वाली कहानी, भक्ति और सूफी मूवमेंट। तो ये हमारा छोटा सा एक सिलेबस है कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें क्या क्या समझना है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहली चीज अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो माउंट एवरेस्ट पे हम कैसे चढ़ते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। इसलिए आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जो कभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा या वहां तक लगभग पहुंचा, तभी वो सही तरीके से आपको बता सकता है। ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो हमें और हम पहुंच गए किसी ऐसे पर्सन के पास जो ट्रेन टिकट एग्जामिनर है, TTE रेलवे में, है ना, तो वो आपको माउंट एवरेस्ट पर सही तरीके से नहीं बता सकता है, रास्ता नहीं बता सकता है। इसलिए किसी भी जगह पर जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे और हमें क्या क्या करना है ना। इसलिए मैं यहाँ पर एक मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस आपको बता रहा हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अब इन्हीं को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोगों ने कुछ चीजें लास्ट पे डिस्कस करा था कि हमारा जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मेडिवल, है ना, हमारा मेडिवल जो है उसका मतलब है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या विशेषताएं, मेडिवल का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट डे कि मेडिवल वर्ड हमने सबसे पहले यूरोप की हिस्ट्री में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मेडिवल वर्ड जो डिस्कस किया वो यूरोप की हिस्ट्री में डिस्कस किया। यूरोप के लिए मेडिवल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और भारत में क्या है, इस चीज को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आप में से बहुत सारे नहीं थे बच्चे, इसलिए मैं फिर से इसे यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़े से फॉर्मेट में कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि मेडिवल क्यों है। हमने अचानक एंशिएंट को 750 ईस्वी में क्यों खत्म कर दिया, है ना, हम ऐसे ही चलने देते एंशिएंट और फिर हम कह देते मॉडर्न। तो क्यों हमने 750 में क्यों हमने कहा कि नहीं अब ये नाम नहीं चलेगा, अब नया नाम आएगा। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से हमने कहा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यहाँ नहीं है ना। इस समय कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, कुछ ऐसी विशेषताएं आ गई जो उससे पहले नहीं थी, इसलिए हमें उसका नया नामकरण करना पड़ा, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ नहीं थी, तो हमने क्या कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हम एंशिएंट नहीं कह सकते हैं, कुछ नया लिखना पड़ेगा हमें, तो हमने उसको कहा मेडिवल। अब मेडिवल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप इसे अपनी तरफ से लिख सकते हो। पहला है हमारा फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। पहला है फ्यूडल, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। सामंतवाद। सामंत कौन होते थे, सिंपल शब्दों में समझना है हमें। तो सामंत वह व्यक्ति होता था जिसके पास
बहुत ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी होती है। बस इतना ही समझना है। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम कभी सामंतवाद को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सामंतवाद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सामंत वह व्यक्ति होता था जिसके पास बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में सोच लेना 50 एकड़। सामंत का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके पास मोर देन 500 एकड़ की लैंड होती है ना, तो वो होता है फ्यूडल, वो होता है सामंतवाद। ये बहुत पावरफुल होता है ना उस समय। अभी के समय में पावर कैसे एक्सप्रेस, कोई व्यक्ति पावरफुल है तो दो तरीके से, या तो उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है या उसके पास कोई अच्छी पोस्ट है ना। पोस्ट का मतलब है कि वो लाल नीली हरी काली बत्ती लगी हुई हो इधर उधर, है ना। सिंपल, अगर आप सब इंस्पेक्टर ही बन जाते तो थोड़ा सा डंडा इधर उधर चमका लेते है ना, और अगर आप थोड़ा नीचे बने सिपाही तो भी थोड़ा डंडा एक दो बार घुमा ही देते है ना। तो बस पावर है, डंडा कितना तेज घुमा सकते हैं, है ना। अगर आप एसपी हो तो बहुत तेज घुमा सकते हो डंडा, है ना। अगर आप सिपाही हो थोड़ा धीरे, ज्यादा तेज घुमाओगे तो ऊपर से आपके सर पे डंडे पड़ जाएंगे। तो उस समय की बात करते हैं, तो उस समय कोई व्यक्ति बहुत रिच है, ये तब पता चलता है कि उसके पास कितनी जमीन है ना। तो जिसके पास ज्यादा जमीन है वो बहुत शक्तिशाली है, एंड वही सामंत है, वही फ्यूडल सामंत। तो ये सामंतवाद। दूसरा, धर्म का बढ़ता हुआ महत्व, है ना, राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ रिलीजन, धर्म का बढ़ता हुआ महत्व। धर्म का बढ़ता हुआ महत्व। भारत आजाद हो रहा है, थोड़ा सा आवाज कम कर लेते आप। ठीक है, धर्म का बढ़ता हुआ महत्व तो समझते हो ना। अचानक क्रिश्चियनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई, है ना। क्रिश्चियनिटी, उस समय क्रिश्चियनिटी अचानक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत पावरफुल हो गई। चर्च बहुत पावरफुल हो गई, है ना। चर्च बहुत शक्तिशाली हो गए, और इतना शक्तिशाली हो गया कि एक तरफ देखो धर्म है और दूसरी तरफ आप यहाँ कह सकते हो राज्य, आप इसे राज्य लिख सकते हो। तो जब धर्म का महत्व बढ़ेगा, इसका है राइजिंग इंपोर्टेंस, ये इसका महत्व बढ़ रहा है, और धर्म के सामने राज्य का महत्व कम हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को चर्च ने पनिश कर दिया तो राज्य और राजा उसे बचा नहीं सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि राजाओं को भी चर्च ने पनिश कर दिया, है ना। तो धर्म का महत्व बढ़ रहा है और राज्य और राजा का महत्व कम हो रहा है ना, उसका डिक्लाइन हो रहा है। इतने पावरफुल किंग हुए कि उन्होंने कई बार चर्च से झगड़ा मोल ले लिया, और झगड़ा मोल ले लिया तो चर्च ने उन्हें ऐसी सजा दी कि वो पोप के घर के आगे वो 1 महीने तक बैठा रहा। पोप ने उसे बुलाया नहीं माफ करने के लिए ना, उसके यहाँ धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया। तो धर्म का प्रभाव बढ़ गया, राज्य का कम हो गया। तीसरा, थर्ड पॉइंट, लॉजिक का इंपोर्टेंस कम हो जाएगा, है ना। लॉजिक, तर्क का महत्व कम हो जाएगा। तर्क, लॉजिक, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं एरो बना के ऐसे दिखा रहा हूं आपको। एरो नीचे की तरफ है का मतलब है डिक्लाइनिंग कंडीशन है, लॉजिक। देखो, कई बार जब धर्म का मुद्दा आता है ना, धर्म और लॉजिक दोनों दो अलग अलग चीजें हो जाती है ना। जब लॉजिक करते हैं तो इधर से सोचते हैं, है ना, और जब धर्म के बारे में सोचते हैं तो इधर से सोचते हैं। तो दोनों में बड़ा उल्टा सुल्टा रिलेशनशिप कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भगवान राम कौन है, तो आपको एक्सप्लेन करने में बड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। अगर दिमाग यूज करोगे तो भगवान राम नहीं है, अगर इसको यूज करोगे तो अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग भगवान राम नहीं, लेकिन अगर यहां से यूज करोगे तो वो है। तो जैसे ही आप धर्म का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपका लॉजिक, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि अगर आप भगवत गीता या भगवान कृष्ण को तभी समझ सकते हो जब ये मान लो कि वो भगवान है। पहले ही ये बात लिखी गई है कि वो मान लो कि वो भगवान है, पहले ही अगर मान लो भगवान है तो ये खत्म। तो मैक्सिमम जगह पर धर्म में यही होता है, हर एक धर्म में आप देख लो, चाहे हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुइज्म में, इस्लाम में, अलग अलग जगह पर, हर जगह पर यही कंडीशन होती है। जैसे ही दिल का विषय आता है वैसे ही दिमाग गायब,
है ना। तो तर्क बुद्धि, तर्क के साथ साथ आप बुद्धि भी लिख सकते हैं, विजडम, है ना। बुद्धि का इस्तेमाल आप कम करोगे, ठीक है। फोर्थ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी इंग्लिश तो लिख लोगे ना आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लिख लोगे इंग्लिश में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व डिक्लाइनिंग कंडीशन में, अब बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ही नहीं तो विज्ञान कैसे, है ना। विज्ञान का विकास वहीं से होता है जहां से बुद्धि, दिल से सोच के विज्ञान का विकास नहीं हो सकता है, वह बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तभी। मल्टीप्लाई करेंगे x + y = 7 और x - y = 5, है ना। कोई ये कहते हैं x + y = 7 है और x + y = 7 को एक्सप्लेन करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये लगानी पड़ेगी, वैसे नहीं कर सकते। चाय बनाओ, नहीं ज्यादा खा लिया था, कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं ना, साइंस है ना इसके पीछे, ज्यादा खाना खा लेते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसे कोई अपने ऊपर नहीं लेके इस बात को, मैं थोड़ा सा ऐसे क्लास को आपकी नींद भगाने के लिए फनी मोड पे मोड़ देता हूँ, है ना। आप साइंस पढ़ी है ना आपने, बायोलॉजी, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, सारा जो खून होता है वो पूरे शरीर को छोड़कर पेट में घुस जाता है, सारा नहीं मतलब मैक्सिमम, खाना पचाने के लिए। तो क्या होता है, इधर खून की कमी हो जाती है, इधर क्या होता है, सुस्ती आ जाती है, इसलिए खाना, अबे सही कह रहा अबे आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई है बायोलॉजी का स्टूडेंट, सही है तो हंस क्यों रहे हो, कहीं भी पढ़ाई। अच्छा हाँ, तो उससे थोड़ी सी, इसलिए कहते हैं कि अगर आप में से कोई एक्सरसाइज करता हो, एक्सरसाइज करने के बाद हैवी खाना नहीं खाते हैं, क्यों, जिस चीज से वाले जीने ना दे, तो देखो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखो तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हुए थे, पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज, है ना, ये सारे बहुत इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हुए थे। और वहां पर एंशिएंट को अगर आप मेडिवल से कंपेयर करो तो एंशिएंट में धर्म भी था लेकिन तर्क भी था, लॉजिक भी था, है ना। और तर्क है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं है, धर्म है, वहां पर बहुत सारे भगवान है। आप कभी फ्री हो जाओगे हिस्ट्री, कभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मन होगा, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री के यूपीएससी की तैयारी फिनिश नहीं हो सकती। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के ही हम आईआर को समझ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। तो कभी भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो आपको वहां पता चलेगा कि इतने भगवान है हमारे पास, इतने सारे भगवान है, तो धर्म है वहां भी, लेकिन धर्म के साथ साथ तर्क और बुद्धि भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है। जैसे ही हम मेडिवल एज में आते हैं तो क्या होगा, ये इतना पावरफुल हो गया, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि बाकी इन सबको इसने गायब कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग, कुछ लोग, लेकिन ऐसे कि आप 100 मान लो तो इसमें से 0.00000001 इतने % लोग अभी भी साइंस में बिलीव करते हैं, लेकिन वो डरपोक होगा, क्योंकि अगर इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये धर्म सही नहीं कह रहा है ना, तो ये इतना शक्तिशाली है कि इसे जिंदा जला देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि साइंस में काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन धर्म का इतना पावरफुल रोल है कि ये कुछ करता भी है तो इसे चुप रहना पड़ता है। लेकिन आगे कुछ ऐसे लोग, हम कभी वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चर्च के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, रिवॉल्यूशन किया, और वहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लगभग यही कैरेक्टरिस्टिक्स, लगभग यही कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की भी है ना। तो अगर ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है तो हमें नया नाम तो देना पड़ेगा कुछ। एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीजें लगभग नहीं, ये तो बिल्कुल सामंतवाद नहीं था, धर्म था, लेकिन यहाँ धर्म का नेचर ही डिफरेंट है, ये सब था। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज आए हैं, इस वजह से हमने इसे एक नया नाम दिया मेडिवल, मध्यकाल। भारत में भी यही चीजें हैं, आप पूरी मेडिवल हिस्ट्री में आप देख लो, धर्म बहुत पावरफुल है ना, धर्म बहुत पावरफुल है। तर्क बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल होता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन अलग डायरेक्शन में करते हैं, है ना।
नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई क्या? सिर्फ हमने डिस्कवरी में क्या किया? पत्थर फेंकने की मशीन बनाई, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ लड़ाई। अब अगर लड़ाई चले, अब एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा ऐसे इन्वेंशन हुए जो दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं, है ना? हमने एटम बम बना लिया, हमने हाइड्रोजन बम बना लिया। तो जब हमारे दिमाग में लड़ाई चले तो हम सिर्फ त्रिशूल बना सकते हैं, ट्राइडेंट, भाला बना सकते हैं, ये सब हम बना सकते हैं। हम वहां पर ऐसे नहीं बना सकते हैं, वहां पर वो डेवलपमेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर इंसान बीमार हो गया तो हम पेंसिलिन बनाएंगे, क्योंकि वो भी लड़ाई के पर्पज से नहीं है। वहां पर हम ऐसा नहीं बनाएंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम एक ऐसा गेहूं बनाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होंगे और विटामिन भी होंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी डेवलपमेंट कब होंगे? जब शांति का पीरियड होगा। लड़ाई के समय में सिर्फ लड़ाई वाले बातें होंगी। इसलिए यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मेडिवल एज की होगी। ठीक है, इतना समझ रहे हो आप लोग? तो ये हमारी मेडिवल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं। कई बार आपसे पूछा जाएगा यहाँ नहीं, एग्जाम में, प्री में, मेंस में, और गलती से अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए, भगवान करे आप पहुंच जाओ, है ना, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो वहां पर आपको बिल्कुल तैयार रहना है, कुछ भी पूछे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई आपसे कुछ पूछे, ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता। मैं आकाश में पढ़ाता था मैथ्स, एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि फिजिक्स पढ़ा लोगे? मैंने वर्षों से फिजिक्स नहीं पढ़ाया था, मैंने उनसे क्या करूँ? यस पढ़ा लो, बाद में देखा जाएगा क्या है ना। तो किसी को ये मत बोलो कि नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोलो कर सकता हूँ। जब आप बोल कर सकता हूँ ना, तो करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप रात दिन एक करके कर ही देते हो, या तो आप हार जाओगे, या तो आपको यही तो होगा, कोई चीज तो होगी और कुछ नहीं। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है हमारा, ये हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है। पढ़ना हमें ये भी है, हमें ये भी पढ़ना है, ये वाला पार्ट, लेकिन हम इसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना होता है। 750 AD में क्या हुआ हमारे पास? 750 AD में अपने नॉर्थ हिस्ट्री में एक राजा थे हमारे हर्षवर्धन की 650 में मृत्यु हो गई। लगभग 648 में हर्षवर्धन की डेथ हो गई। साउथ इंडिया, नॉर्थ और साउथ को दोनों को मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ में हर्षवर्धन थे और साउथ में दो डायनेस्टी होती थी, चालुक्य एंड पल्लव डायनेस्टी, है ना। भारत का मैप समझ लो, मान लो इसे भारत का मैप है, तो नॉर्थ में हमारे हैं हर्षवर्धन और साउथ में, साउथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर चालुक्य और नीचे वाले में पल्लवास। ये कंटेम्पररी है ना, ये कंटेम्पररी है। इनकी कहानी 650 में खत्म हो गई। 650 से लेकर 750 तक क्या हुआ भारत में, इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। 650 से 750 में भारत में अधिक तरह से हम लोगों ने लिखा है। कोई बहुत पावरफुल डायनेस्टी हो, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम हो, तभी हम लिखते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, भाई तूने कुछ किया है ना। इसी तरह लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाओगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे नहीं आपको कोई, ऐसे में बेकार है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। कांड भी करो तो खतरनाक करो, हिटलर की तरह। तो यहां से यहां तक के बीच में हमारे पास हिस्ट्री नहीं है ना। 750 में आकर 750 में हमारी हिस्ट्री बनती है और भारत में 3 राज्यों का जन्म होगा, 3 स्टेट्स। वेस्ट पार्ट में देखो तो यहां पर है हमारे प्रतिहार, है ना। अगर आप एक छोटा सा मैप बना दो तो ज्यादा क्लियर हो सकता है हमारा। मैं इसको निकालूंगा। इस क्लास का बोर्ड भी बेकार है हमारा, उस क्लास का बोर्ड हमारा अच्छा था। मैं एक घटिया सा मैप बनाता हूँ समझने के लिए, है ना। नहीं, मैं भारत की गरिमा को बिल्कुल बनाए रखता हूँ। मेरा हिस्ट्री नहीं, मैप बनाना मुझे आता है, मैप बनाना मुझे बिल्कुल आता है। लेकिन अगर मैं मैप बनाने के लिए 5 मिनट का टाइम दूंगा यहाँ पे, है ना, तो उससे थोड़ा सा हम कम पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप भावनाओं को समझो। और मुझे मैप बनाना सर सही बताता हूँ, नहीं आता। मैं 2 रुपए का एक सिक्का ले जाता था, उस समय 2 रुपए का एक कॉइन आता था जिसमें भारत का मैप बना हुआ होता, है ना। तो उसी को मैं रखता था अपने वॉलेट में और मैं उसी को निकालता था और बनाता।
है ना। तो मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ, जो क्राइम किया है मैं बता सकता। तो मान लो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर देखो, सिर्फ समझाना है आपको, ये कहानी है हमारी 750। यहां पर इस पूरे पाठ में हमारा आ गया गुर्जर प्रतिहार, GURJAR प्रतिहार, PRATIHAR। हिंदी वाले आप गुर्जर प्रतिहार, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर क्या है हमारा इस्लाम, है ना, इधर इस्लाम है। ये इस्लाम का भारत में इन्वेजन होगा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था अरब इन्वेजन, अरब, है ना, अरब इन्वेजन। इस अरब इन्वेजन को इन्हीं लोगों ने रोक दिया उस समय के लिए, है ना। लास्ट अगर आप ऑनलाइन क्लास में होंगे तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इन चीजों को। अरब इन्वेजन, इस्लाम का जब राइज हुआ है तो इस्लाम ने जब भारत के ऊपर अटैक किया तो पहला अटैक जो हुआ उसे हमने कहा अरब इन्वेजन, और जो दूसरा अटैक हुआ उसे हमने कहा टर्किश इन्वेजन, है ना। तो ये इसके और इसके बीच में एक गैप है। ये जो हुआ हमारा 712 में, और ये जो हमारा हो गया वो लगभग 1000, 712 AD और ये 1000 AD। ये जो अरब इन्वेजन हुए हैं भारत में वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम, हमने डिस्कस किया था क्लास में, और ये टर्किश इन्वेजन मोहम्मद गजनी के इन्वेजन, है ना। तो इन दोनों के बीच में देखो आप कितने 300 साल का लगभग गैप, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो बहुत पावरफुल डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई यहाँ पर, इसने क्या किया, अरब इन्वेजन को रोक दिया। समझ रहे हो ना। ये देखो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हर समय फैक्ट, हिस्ट्री का मतलब होता है कॉन्सेप्ट भी है। अब मैं यहाँ पे डेट्स लिख रहा हूँ, डेट्स की नीड नहीं है बहुत ज्यादा हमें। ये नहीं पूछा जाएगा कि अरब इन्वेजन, अब यूपीएससी में, पीसीएस वाले पूछ सकते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस साल अटैक किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पता है, उनको पता है कि बच्चे इतना नहीं पढ़ सकते, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए वो ये सब चीजें नहीं पूछते। और अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा आ भी गया तो हमें कौन सा 100 में 99 करना है, हमें 100 में 42 43 ही तो करना है जनरल वालों, है ना। पहले ही हम 50 से ज्यादा छोड़ के हम चल रहे हैं, तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो अरब इन्वेजन को इन्होंने रोका, गुर्जर प्रतिहार। इधर की बात करते हैं तो इधर हमारा है पाल डायनेस्टी, है ना। यही सारी चीज मैं उस दिन आपको कह रहा था कि मैं ऐसी ऑनलाइन नहीं करवा सकता हूँ, ये सारी चीजें ऑफलाइन ही हो सकती है, बोर्ड पे ही हो सकती है। इसलिए मैं कभी ऑनलाइन क्लासेस पे विश्वास नहीं करता। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहीं से खड़ खरीद रखा होगा 6000 रुपये में तैयारी, मैं तो कभी कभी सर पीट लेता हूँ, कैसे कराते होंगे 6000। तो इधर पाल, और इधर हमारा है प्रतिहार, सॉरी ये हमारा है राष्ट्रकूट, राष्ट्र RASHTRACU, राष्ट्रकूट। इधर हमारे राष्ट्रकूट। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने भारत पर 1000 AD तक रूल किया, मतलब लगभग 250 साल, 250 साल इन तीनों ने भारत पर रूल किया। और इस समय भारत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से इन्वेजन नहीं हुए, लड़ रहे हैं ये तीनों आपस में। और क्यों लड़ रहे हैं, ये कन्नौज के लिए, यूपी में, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बना दिया एकदम, कन्नौज, है ना, यूपी में एक जगह है कन्नौज, ये कन्नौज के लिए आपस में लड़ रहे हैं, बिना मतलब के, कोई काम ही नहीं इनके पास, है ना। आज मन नहीं लग रहा है भाई, रात में बैठो, निकल चलो, आज किसी से लड़ के आते हैं। क्या हमारे यहाँ इतने महान लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो इन तीनों ने 250 साल तक लड़ाई करी, और इसी लड़ाई में इन तीनों का डिक्लाइन हो गया, है ना। इसी लड़ाई में इन तीनों का डिक्लाइन हो गया। तो मैं इस पेपर मिटा रहा हूं, मैथ के साथ आप पढ़ोगे तो थोड़ा चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा 1000 से 1206 AD तक, है ना। 1000 से आप यहाँ पर कर लो 1191, ठीक है, 1191 AD तक, 1191 तक। अब देखो
जब इन तीनों का डिक्लाइन होगा तो भारत में क्या होगा। फिर एक दूसरा मैप बनाते हैं, मेरे लिए आसान है, मैं मिटा लेता हूं, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। यहां पर बंगाल में जहां पर पालों का डिक्लाइन हुआ वहां पर सेन आ गए, सेन। जहां पर पालों का डिक्लाइन हुआ वहां पर सेन आ गए। ये देखो यहां पर आ जाएंगे, मैं यहां पर ये एरिया बता देता हूं, ये हमारा वेस्टर्न यूपी नेपाल से लगता हुआ एरिया है ना। यहां पर हमारे आ जाएंगे गहरवाल, GHADWAL, गहरवाल। जयचंद जिसके राजा होंगे, जयचंद के बारे में आपने सुन रखा है, गहरवाल। देखो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हमारा हो जाएगा। यहां पर हो जाएंगे हमारे चंदेल, चंदेल है ना। खजुराहो उनकी कैपिटल होगी, चंदेल डायनेस्टी। यहां पर थोड़ा सा ये गुजरात वाला रीजन है ना, ये जो हमारा गुजरात वाला रीजन है, यहां पर आ जाएंगे चालुक्य, चालुक्य, चालुक्य सोलंकी हम इन्हें कहते हैं, सोलंकी, सोलंकी यहां लिख देता हूं, SOLANKI, सोलंकी। चालुक्य पूरा नाम इनका चालुक्य सोलंकी। एक्चुअली एक और चालुक्य यहां होंगे, इनसे अलग करने के लिए हम इन्हें लिखते हैं चालुक्य सोलंकी, गुजरात। इसी के राजा होंगे भीम, है ना। हम आगे भीम के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब ध्यान रखना है, एक इसमें दो भीम होंगे, भीम फर्स्ट और भीम सेकेंड। जब भीम फर्स्ट होंगे तो उस समय महमूद गजनी का अटैक हो, और जब भीम सेकेंड होंगे गोरी का अटैक, है ना। भीम फर्स्ट के समय महमूद गजनी और भीम सेकेंड के समय मोहम्मद गोरी, इन्होंने ही मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत में मोहम्मद गोरी की जो पहली डिफीट हुई थी वो इन्होंने ही दी थी, है ना। तो जो छोटी छोटी चीजें जो यहां से रिलेटेड इंपोर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूं। सेन डायनेस्टी, इधर है सेन डायनेस्टी हमारी। हमें याद रखना है कि एक पर्सन होगा हमारा बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। आगे करेंगे हम डिस्कस, मैं नाम थोड़ा सा बता देता हूँ। बख्तियार खिलजी ने सेन डायनेस्टी वालों को हराया, ठीक है। ये हमारी चंदेल है, चंदेलों की कैपिटल होती थी खजुराहो। खजुराहो में हमने बहुत सारे मंदिर बनाए, है ना, बहुत सारे खजुराहो में मंदिर। तो चंदेल डायनेस्टी वाले की खजुराहो। चालुक्य सोलंकी इधर हमारा गुजरात में, भीम फर्स्ट और भीम सेकेंड। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चलते हैं राजस्थान वाले पार्ट में, राजस्थान और दिल्ली वाले हिस्से में। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे चौहान, चौहान, है ना। इनका जो था वो राजस्थान, दिल्ली और उधर पंजाब का हिस्सा, पंजाब में भटिंडा तक, है ना, चौहान। इसी के वो राजा होंगे जिनका नाम होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वीराज चौहान कौन से थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज चौहान, है ना, वो इसी चौहान डायनेस्टी के राजा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम इधर की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पर है हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही, कश्मीर का हिस्सा और पंजाब का हिस्सा, है ना। पंजाब का यहाँ पर इनका था भटिंडा तक, है ना, इनका था चौहानों का भटिंडा तक था, और हिंदू शाही डायनेस्टी वालों का यहाँ से आगे का पंजाब का। इनकी बाउंड्री जो यहाँ लगती थी ये अफगानिस्तान से लगती थी, और इसी वजह से लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि महमूद गजनी ने जब भारत के ऊपर अटैक किया तो वहां पर भारत में जो पहली लड़ाई हुई उसकी वो हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ हुई, और वो राजा था जयपाल, जयपाल। ठीक है। ये तो यहां पर हमारी आ गई हिंदू शाही डायनेस्टी, मतलब इसका ज्यादा एरिया पंजाब में, पंजाब का पाकिस्तान वाला हिस्सा, है ना, यहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ हम अगर आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी है परमार, PARMAR, परमार, है ना। यहाँ पर हमारे आ जाएंगे परमार, मतलब मध्य प्रदेश का नीचे का हिस्सा, महाराष्ट्र वाला जो रीजन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे परमार। और यहां पर हमारा आ जाएगा चोल,
चोल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका मैप? कहानी थोड़ी थोड़ी मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है। कहाँ कहाँ पर कौन से राज्य हैं वो थोड़ा बहुत हमें समझना जरूरी है कि आगे भारत पर इन्वेजन होंगे इधर से इधर से। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, लेकिन इनकी एक विशेषता थी, है ना, इनका राज्य छोटा सा था लेकिन इनको लड़ना बहुत पसंद था। इसी में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है भारत की। जैसे मैंने कहा यूरोप और भारत में कुछ डिफरेंस है। हमने पढ़ा था यूरोप की कैरेक्टरिस्टिक्स मेडिवल की क्या थी, तो लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की भी थी। एक डिफरेंस था उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो है राइज ऑफ राजपूता, राजपूतों का उदय। है ना, भारत की अगर हम विशेषता करें मेडिवल एज की भारत की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो वो हमारी होगी राइज ऑफ राजपूता, राजपूतों का उदय। अब देखो कि ये सब जो हैं, ये सारे जो हैं, आपको नहीं लगा, है ना, ये सब जो है इनकी विशेषता है, इनका एक बहुत अच्छा गुण है इनका, इन्हें लड़ाई बहुत पसंद है। राजपूतों को लड़ाई बहुत पसंद थी, है ना। इनको किसी भी दिल्ली निकल जाते थे अपना रथ वगैरह लेके, है ना, और आज रास्ते में जो मिल गया उससे लड़ लिया, है ना, चाहे किसी को कहता लगा भाई लड़ेगा, चला जाए, तो ऐसे किसी से भी उन्होंने लड़ लिया। लेकिन इनका लड़ने का पर्पस ये नहीं होता था कि उसके राज्य को जीत लेना, है ना। आप इस समय देखोगे कि चौहानों ने सबको हराया, चौहानों ने इधर घर वालों को हराया, चंदेलों को हराया, इनको हराया, सबको हराया, लेकिन कभी उन्होंने इसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं। इनके लिए लड़ाई क्या था, एक प्ले था, एक गेम था, ऐसे कि हाँ भाई आज इधर से इस रास्ते से आज जाने का मन है, इधर तो मिल गया, इसका राज्य चंदेलों का, अबे चल कर लेते हैं, है ना, आज इधर जाने का मन है घर वालों के पास, आज इधर लड़ाई करें, लड़के अपना मस्त, अगर वो हार भी गया तो उसको मारेंगे नहीं, है ना, अगर हार गया तो उसको छोड़ देंगे, जा फिर आइए खा पी के, थोड़ा खाना खा और अगली बार फिर आएंगे ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे यहाँ पर राजपूतों की, अच्छी थी। और अगर हार गया कोई, और हार के अगर वो भाग रहा है तो उसे प्यार से जाने देते थे, ठीक है, बिना बताया जा रहा है कि अगली बार आइए फिर खा के, है ना, उसको पीछे से वार नहीं करते। ये इनकी विशेषता भी थी और बाद में इनकी डिफीट का कारण भी बन गया। राजपूतों की डिफीट के रीजन हमें पढ़ने हैं, उसमें ये सब भी रीजन हो जाएंगे कि उन्होंने छोड़ दिया लोगों को ऐसे ही जाने के लिए, हार गया तो छोड़ दिया, मोहम्मद गोरी हार गए तो उनको छोड़ दिया, जा भाई अगले बार। इनको लगा कि वो फिर से वो जयचंद है, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को हराया और उसकी बेटी को भी ले आया, है ना, और छोड़ दिया, जा भाई अगली बार फिर रहिए, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर वो हार के गया, दोबारा अगली बार आया, पीट दिया, है ना। तो ये इनकी हार का भी एक रीजन बने, बहुत लड़ाई करी इन्होंने। इनकी लड़ाई में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये सब आपस में लड़ेंगे और इनका धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी हमारी 1191 में, जो आपने एक बैटल पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, क्या नाम है, तराइन, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, 1191 1192 तराइन 94 992 1192 1191 and 1192 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद गोरी एक बार हार गए और दूसरी बार जीत गए। किसको हराया, किससे जीता, पृथ्वीराज चौहान से, यही चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये मैप, दोनों मैप आपको कहानी समझ में आ गई। ये भारत की स्थिति है ना, भारत में अभी ये कहानी चल रही है, पहले वो तीन थे, उन तीनों का डिक्लाइन हुआ, ये सब आ गए, ठीक है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा एक बार कहां पर, सऊदी अरेबिया। ये भारत की कहानी पहले हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब हम एक बार सऊदी अरब चलेंगे। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, राजपूत, है ना, ये राजपूतों की बात जो हम कर रहे हैं, तो ये राजपूत कौन थे, तो पता ही नहीं चला कि ये कौन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ अग्निकुल, है ना, अग्निकुल की अवधारणा।
ऐसा है ना कि ऐसा माना गया है कि कोई चीज़ अगर आप आग में डाल दो तो वो प्योर हो जाती है, उसकी प्योरिटी बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अग्निकुल का सिद्धांत बनाया कि भारत में एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पर कि नया कोई बंदा दिखा तो पूरी हिस्ट्री उसकी जानेंगे। तो भारत में जब कोई नया बंदा दिखा या आपके मेरठ में मान लो मैं अचानक आया 2017 में, है ना, तो कई लोगों ने मेरी पूरी हिस्ट्री जानी। नाम क्या है? मैंने कहा ये पूरा नाम बताओ है ना, तो मैंने कहा पूरा नाम ये। तो फिर आगे समझ नहीं पाए कि पूरा नाम के साथ मतलब क्या है। तो मैंने पूछा क्या जानना चाहते हो, जाति? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये, तब वो खुश हुए। तो हमारे पास क्या है ना प्रॉब्लम, हम पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कंफ्यूजन बन गई। राजपूत थे कौन, इनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कहां से आए, बड़ी कंफ्यूजन हुई। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया अग्निकुल का कॉन्सेप्ट कि इनका जन्म अग्नि से हुआ। ऐसे द्रौपदी का हुआ था महाभारत में, पांचाली है ना, उसका अग्निकुल से हुआ था और उसका भाई भी था, दोनों निकले थे आग से, है ना। तो क्या नाम था उसके भाई का? जयद्रथ, धृष्टद्युम्न, है ना। तो यहां पर ये अग्निकुल का कॉन्सेप्ट है और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजपूतों की जो इतनी सारे घराने हैं इनमें से कौन सा अग्निकुल से उत्पन्न है, पता है आप लोग? इनमें से कौन से अग्निकुल से इनका जन्म हुआ? आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिसे अब जो अभी हिस्ट्री से पीएचडी कर रहा है, कौन है वो महाशय? पीएचडी वाले डर के मत ऐसे सोच छुप जाना ऐसे नीचे, पता ना चले, है ना। कोई नहीं, कोई बात, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? थोड़ी पढ़ी होगी, अब बहानेबाजी करते हो आप। कोई नहीं, किसने नहीं पढ़ी? किसी की पढ़ी अभी तो उन्होंने कहा भूल गए, कोई बात नहीं, हिस्ट्री हम ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो आप लोग कुछ चीजें ज्यादा पढ़ा करो, है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो हिस्ट्री वैसे बेवफा है, सुबह में भूल जाता है, हमें ऐसे भूल जाती है ना। वो बेवफा वाली कहानी तो यही है ना, आपने पढ़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, कभी पढ़ो कभी सफा, है ना। तो ऐसे याद रखो, पीपीसीसी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, है ना। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, पीपीसीसी, ऐसे ही मैंने याद किया, है ना। मैं भी कई बार भूल जाता था, क्या करूं, बहुत सर खुजाया ऐसे, फिर याद आया पीपीसीसी, फिर भूला नहीं कभी, है ना। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि राजपूतों के कई सारे घराने होते थे, उनमें से कौन सा अग्निकुल से उत्पन्न हुआ? ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान। अब इस कहानी का नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, ये मेडिकल हिस्ट्री तो कहानी है नहीं, इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना। तो इनको हम राइज ऑफ इस्लाम का उदय, हमने कहानी करी थी लास्ट में, थोड़ी बहुत कहानी तो आपको याद ही होगा कि 750 में क्या था, क्या था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में, उल्टा बोल रहा था 750, ठीक है। कई बार देखो ये डेट्स मैं ना 2000 से ज्यादा बार पढ़ी है ये डेट्स, फिर भी खोपड़ी में नहीं रहती, इसलिए मैं सोचता हूँ पढ़ता ही नहीं तो जा। तो 5708 यहाँ पर मोहम्मद का जन्म हुआ, इनिशियल नेम मोहम्मद। बाद में उन्होंने कहा कि जो गॉड है उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है अपनी बातों को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब भगवान की बातों का प्रसार करने के लिए गॉड ने मुझे सेलेक्ट किया है। तो वो क्या हो गए? मैसेंजर हो गए, पैगंबर हो गए।
है ना, पैगंबर हो गए, उनका काम क्या था कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना, कि उनका क्या कहना है। तो क्या हो गया, पैगंबर मोहम्मद साहब, मैसेंजर मोहम्मद साहब। अब जो भी है इनकी कहानी मैं फिर से एक बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उनकी वाइफ का नाम क्या है, खदीजा है, कब उनकी डेथ हुई। आपने से अगर नहीं किया होगा किसी ने तो आप किसी से लिख लेना, मैंने लास्ट में पूरी कहानी लिखाई थी आपको। कब उनकी डेथ हुई, कब वो मक्का से मदीना गए, है ना, कब उन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया, हिजरी संवत, हाँ ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बताया था। तो आप में से अगर किसी के पास है तो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो जयकारा करेंगे माता रानी, ठीक है। तो या कभी ऐसी जरूरत हुई तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टाइम अगर बचा तो। टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना। जो बच्चे आप में से कोई देगा क्या इस पर एग्जाम, एक दो तो दे ही देंगे। मैं ना एक दिन सोच रहा हूँ कभी आप लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, है ना, मैं इनसे परमिशन लेके वो आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा। मैं ये सब कहानी लिखी हुई है, तो आप पढ़ लोगे उसको तो थोड़ी बहुत नॉलेज। वैसे पढ़ते तो है नहीं बच्चे, है ना। बारिश के मौसम का इंतजार करते हैं, पता है ना क्यों? बारिश के मौसम का इंतजार, मस्त नाव बनाया, पानी में डाला, बैठ गए, निकल पड़े बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना। नाले से होते हुए इधर नाले में डाला, निकल गए सीधा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड उन्होंने एक नया रिलीजन उन्होंने एस्टैब्लिश किया, इस्लाम। और जब उनकी डेथ हो गई तो उससे पहले का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन के फॉर्म पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। इस्लाम के अंदर वन गॉड, वन मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद साहब, वन बुक कुरान शरीफ, है ना। वन गॉड अल्लाह, एक अल्लाह की बातों को हम तक पहुंचाने वाले मोहम्मद साहब पैगंबर। और हम तक कैसे बात पहुंचाई उन्होंने, तो उन्होंने एक बुक के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया, कुरान शरीफ। इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि यह हमारा सब्जेक्ट उतना डीपली हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें हमें समझनी है ना। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि कुछ गलती सलती हो जाए तो, है ना, थोड़ी सी कहानी को समझना है। ये बच्चा नया है, ये बच्चा, ठीक है। तो इसके अलावा उसमें क्या था, कुछ चीज़ें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें मेडिएटर्स नहीं होते इस्लाम में, मेडिएटर मध्यस्थ। जैसे आपको अगर अल्लाह को याद करना है तो आप बैठ जाओ नीचे। मेडिएटर्स जैसे हमारे वैदिक रिलीजन में पंडित होते हैं, है ना, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। तो वो ऐसे ही कहीं भी बैठ के भगवान को, अपने गॉड को याद कर सकते हैं। तो मेडिएटर्स नहीं है उसमें, उनमें, है ना। इसके अलावा उसमें क्या है, ब्रदरहुड है, भाईचारे का कॉन्सेप्ट, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है। ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में यूपीएससी ने स्टेटमेंट के रूप में पूछा हुआ है। स्टेटमेंट डालते हैं, ये स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट डालते हैं यूपीएससी वाले, तो ऐसे ही। तो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, भाईचारे का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा उसमें आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है उसमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने हिंदू रिलीजन में क्या किया, मंदिर बनाई, उसके ऊपर हमने मूर्तियां बना दी, है ना। जानबूझ के तो नहीं लगता, पहले कहाँ जाते थे। लिख लो क्या आप लोग, बिल्ली जैसी आंखें तो नहीं है आप लोग, रात में दिखने वाली नहीं, बिल्ली की चमगादड़, चमगादड़ तो रात में दिखता है, उल्लू, चमगादड़ को नहीं दिखता है ना शायद। चमगादड़ कैसे चलता है, वही कैसे, बिना देखे कैसे, इंफ्रारेड, एक खास तरह की आवाज। तो ये सब दुनिया में भगवान ने साइंटिस्ट पैदा कर रखे हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, चमगादड़, ये सब साइंटिस्ट ही तो हैं। बैक्टीरिया एक बार में 1 से 1 अरब बन जाता है सेकेंड के छोटे से पार्ट में,
है ना। अगर एक वायरस इधर गया इधर तो 3-4 दिन में 2-4 करोड़ 2-4 अरब बन के बंद कर दिया इसको कोरोना। यही होता था उसमें। क्या होता तो इस्लाम के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस्लाम के अंदर जो हमने अभी अभी डिस्कस करी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस्लाम की। अब पैगंबर मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई तो इस विचार को, इस इस्लाम के कॉन्सेप्ट को हमें फैलाना है। कौन फैलाएगा? तो जिस पर्सन पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाया? खलीफा, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब की जब डेथ हुई तो उस डेथ के बाद जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं, उस थॉट को एक्सपेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन को या जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आई वो है खलीफा। इनिशियल फेज में 4 खलीफा थे, है ना। 4 खलीफा थे। ये सब मैंने लास्ट डिस्कस कर लिया, फिर भी कर रहा हूँ थोड़ी फॉर्मेट में, टाइम बर्बाद हो रहा है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली। यहीं से इस्लाम का 2 पार्ट में डिवीजन हुआ, शिया एंड सुन्नी का, है ना। पहले 3 के जो फॉलोअर थे वो सुन्नी कहलाए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर एंड हजरत उस्मान। इन 3 के जो फॉलोअर थे वो सुन्नी, एंड लास्ट के जो फॉलोअर थे वो शिया, अली वाले। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान है, हजरत अली, है ना। ये यहां से इस्लाम में सुन्नी और शिया का डिवीजन हुआ छोटे से फॉर्मेट में। हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ। इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, है ना। कौन वास्तव में, कौन रियल खलीफा है, कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है, बहुत सारी हुई कहानी। लेकिन जो भी है इस्लाम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। लेकिन डिवीजन के साथ साथ इस्लाम का एक्सपेंशन भी हुआ। अब इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए सऊदी अरबिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारे खलीफा है ना। अब इन्होंने क्या किया, ये खुद तो जाएंगे नहीं इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए, तो अलग अलग पार्ट में उन्होंने अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर रखा है ना। मान लेते हैं अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग, है ना, लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। अब इन यहाँ पर अपॉइंट कर रखा है, क्या है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से आगे एक्सपेंड करना। कोई यहाँ है, इससे आगे, कोई यहाँ है, इससे आगे, कोई यहाँ से, इससे आगे। अब ये जो एक्सपेंशन होगा वो 2 तरह का एक्सपेंशन होगा। एक इस्लामिक थॉट का एक्सपेंशन, इस्लामी विचारों का विस्तार, इस्लाम का रिलीजन का एक्सपेंशन, है ना। रिलीजन क्या है? विचार है, थॉट है। तो इस्लामिक थॉट का एक्सपेंशन, और दूसरा इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन, इस्लामिक राज्य का विस्तार। इस्लाम का विस्तार, इस्लामी राज्य का विस्तार, है ना। और किसके नाम पे? खलीफा के नाम पे। जो भी नया एरिया आएगा, जो भी नई प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी खलीफा की। तो एक नया चीज यहां पर ऐड हो गया, क्या? 1 नेशन, एक राज्य, इस्लाम। एक्सपेंशन हो रहा है, इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस्लाम रिलीजन का एक्सपेंशन हो रहा है एंड इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ। उसी समय जो इराक के गवर्नर थे, इराक के गवर्नर, उनका नाम था अल हज्जाज। मान लो ये हमारे अल हज्जाज है, अल हज्जाज दिख रहा है ना, अल हज्जाज, ये इराक के गवर्नर है, अल हज्जाज। इन्होंने अपने दामाद मुहम्मद बिन कासिम दामाद भतीजा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या था, छोड़ो, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। हाँ, अल हज्जाज खलीफा नहीं थे, खलीफा कोई और थे। उन्होंने इराक में एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई तू इधर से एक्सपेंशन करेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको
हाँ, ये खलीफा को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ध्यान रखना, खलीफा ने अलग अलग जगह पर गवर्नर से अपॉइंट कर रखे थे। जो इराक के गवर्नर थे उनका नाम था अल हज्जाज। अब अल हज्जाज खुद नहीं गए थे, उन्होंने, उनका भतीजा था, दामाद था, जो भी है, वो बनता है मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने नहीं किया था, अल हज्जाज ने किया था। और यहीं पर इनकी लड़ाई हुई सिंध में। सिंध के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर, है ना। सिंध, हमारा सिंध इंडिया का एरिया है, था, अब तो पाकिस्तान में आ गया है। दाहिर, और ये लड़ाई कब हुई थी? अभी हमने डिस्कस किया था 712 AD, ब्राह्मणावाद की लड़ाई। ब्राह्मणावादी और ब्राह्मण आबाद, समझ रहे हो ना तो? अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि मुंह बना के रख देना और फिर थोड़ी देर के बाद क्लास में खलीफा के पद पर कौन सा स्टैंड के लिए छोड़ दो, उसकी हमें जरूरत नहीं। उतना ज्यादा याद करोगे तो फिर बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं कह रहा था ऐसा ना कि आप समझो नहीं और पूछो भी नहीं और बाहर निकल गए मास्टर ने आप बहुत बेवकूफ बनाया। तो अल हज्जाज जो इराक के गवर्नर थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को अपॉइंट किया कि भाई तू आगे देख क्या करना है ना। तो सिंध पे उन्होंने अटैक किया 712 AD में और यहाँ पर लड़ाई हुई, ब्राह्मणाबाद की लड़ाई, ब्राह्मणाबाद, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड दाहिर, है ना। दाहिर की इसमें हार हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मोहम्मद बिन कासिम की जो शिकायत थी वो पहुंची यहाँ पर खलीफा के पास, और खलीफा ने कहा, किसी ने कुछ कह दिया, बातें हमारे यहाँ तो बातें बहुत बनती है ना, एक जगह से मुझे, मेरे से जगह से अगर यहाँ से बात वहाँ पीछे तक पहुँचनी हो, है ना, तो यहाँ से जब वहाँ जाएगी तो नमक मिर्च ऐड होगी, वहाँ से वहाँ जाएगी थोड़ी और नमक मिर्च, वहाँ से वहाँ जाएगी, लास्ट में पता चला बात खत्म, बस उसमें नमक मिर्च ही, बातें खत्म हो गई, है ना। तो वो बातें जो यहाँ तक पहुंची, जिसके बाद खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को पनिश किया, है ना, दंड दिया। ये सब कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी के बाद भारत में हमने डिस्कस किया था कि इस्लाम के अंदर कई तरह के टैक्स होते हैं, कर होते हैं, है ना, कई तरह के टैक्स होते हैं, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें एक पढ़ना है कि इस्लामिक स्टेट में, या अगर इस्लामिक स्टेट है, इसमें कोई ऐसा बंदा अगर रहता है जो नॉन मुस्लिम है, तो उसे एक तरह का रिलीजियस टैक्स पे करना पड़ता है। नॉन मुस्लिम्स को, इस्लामिक स्टेट हमारा बन रहा है ना, अगर हमने एक्सपेंड किया तो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ता है, रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर। वह एक धार्मिक कर है जो कंपलसरी है, अनिवार्य है ना, वो अनिवार्य है, जो पे करना पड़ता है उसे हम कहते हैं जजिया। तो पहली बार इसी पीरियड के बाद भारत में जजिया कर इंपोज किया गया, आफ्टर बैटल ऑफ ब्राह्मणाबाद, जजिया कर इंपोज्ड, ब्राह्मणाबाद की लड़ाई के पश्चात। और एरिया कौन सा हो जाएगा हमारा? सिंध का एरिया। जजिया के बारे में, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉन मुस्लिम्स पे करेंगे जजिया, लेकिन वो बंदा पे नहीं करेगा जिसके पास ऑक्यूपेशन का कोई प्रॉपर सोर्स ना हो, कोई वास्तविक व्यवसाय अगर वो ना कर पा रहा हो, मगर अगर उसके पास कोई आमदनी नहीं है तो वो जजिया पे नहीं करेगा, है ना। ये जजिया के साथ कंडीशन है, नॉन मुस्लिम्स को पे करना है, लेकिन अगर उसके पास कोई ऑक्यूपेशन है ना, तो वो पे नहीं करेगा। जैसे वुमन, ऐसा माना गया कि विमेन कोई अपना ऑक्यूपेशन नहीं करती है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं उस समय, है ना, वो जजिया पे नहीं करेगा। जैसे बच्चे, जैसे ब्राह्मण, उस समय माना गया कि ब्राह्मणों के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, वो क्या ऐसे चूटी बढ़ा के इधर उधर मांग के खाते हैं, तो उनके पास कोई अपना ऑक्यूपेशन नहीं है, तो वो उन्हें जजिया, बाद में हम पढ़ेंगे आगे, फिरोज शाह तुगलक को पहला बंदा होगा भारत के अंदर जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर इंपोज किया।
तो ब्राह्मणों को भी जजिया कर पे नहीं करना पड़ता है। जजिया एक रिलीजियस टैक्स है, धार्मिक कर है, जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना है, कुछ लोगों को छोड़कर, जिसमें क्या क्या है मैंने हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है हमारी मोहम्मद बिन कासिम वाली और सिंध वाली, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत में जो अरब इन्वेजन थे इसके बाद रुक गए, है ना। एक चीज ध्यान रखना है, इस समय जो इस्लाम है उसमें इस्लाम का जो सेंटर है वो सऊदी अरबिया है ना। इस्लाम का जो सेंटर है, केंद्र है, वो सऊदी अरबिया है। यहीं से इस्लाम का एक्सपेंशन होता है। तो ये क्योंकि अरब वाला हिस्सा है और यहीं से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए अभी जो इन्वेजन हुए हैं इसे कहा गया अरब इन्वेजन। ये अरब इन्वेजन है ना, अरब आक्रमण होगा भारत पर, अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम को कहा गया अरब इन्वेजन। तो ये कहा गया कि 712 AD के बाद आने वाले ईयर्स में भारत पे अरब इन्वेजन नहीं हुए। अरब्स भारत में हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो व्यापारियों के रूप में आ रहे हैं, ट्रेडर्स के रूप में आ रहे हैं। इन्वेजन बंद हो गया, भारत में अब अरबों के आक्रमण नहीं होंगे। देखो इसी समय आगे आगे कहानी हमारी चल रही है, इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। इसी समय अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में कुछ नए लोगों का इमरजेंस हुआ। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जो सऊदी अरबिया से जो इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में मिले, सब डायरेक्शन में ले लो। यहाँ पर एक राज्य है टर्की, क्या लिखते हैं, TURCKEY, थैंक यू, है ना। तो यहाँ पर टर्की में क्या है कि जो लोग हैं वो उस समय नोमैडिक पीपल है, ट्राइबल पीपल है ना, ट्राइबल पीपल है। तो ट्राइबल पीपल पे इस्लाम का इधर इन्वेजन हुआ और इन ट्राइबल पीपल को कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में, ठीक है। ये जो ट्राइबल पीपल्स थे इनके अपने गॉड होते थे, ट्राइबल लोग हैं, ये ट्राइबल पीपल इनके अपने गॉड, उधर थोड़े दूर चले जाओ, उधर उनके अपने गॉड, तो इन सब के अपने अपने गॉड होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनका कन्वर्जन हो गया इस्लाम में। अब यही आगे इस्लाम के एक्सपेंशन में ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। अब इस्लाम के एक्सपेंशन, पूरी दुनिया में इस्लाम के एक्सपेंशन में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, यही टर्किश, है ना, टर्किश पीपल। अब यही टर्किश पीपल भारत की तरफ भी आएंगे, है ना। इसीलिए दूसरा इन्वेजन भारत के ऊपर होगा उसे कहेंगे टर्किश इन्वेजन। फर्स्ट जो हुआ था उसे हमने कहा अरब इन्वेजन। अब यहां पर जो होगा उसे हम कहेंगे टर्किश इन्वेजन, तुर्की आक्रमण, है ना। तो टर्किश का मतलब क्या हो गया, वो जो टर्की ओरिजिन के थे, जिनका ओरिजिन टर्की था और वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए और फिर उन्होंने इस्लाम के एक्सपेंशन में, विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्हीं लोगों ने भारत की तरफ भी अटैक किया, तो हमसे कहते हैं टर्किश इन्वेजन। तो यहां पर हमने 2-3 नाम डिस्कस किया था, अलक्तगीन, सुबुक्तगीन, यही था ना 2 नाम। पहला कौन सा था, अबे लास्ट डे क्लास में सुबुक्तगीन, अलक्तगीन और नेक्स्ट कौन था, गजनवी, महमूद गजनवी या महमूद गजनी, है ना। तो 1, 2 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, थर्ड महमूद गजनी या गजनवी। अभी हम उनके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान की कहानी, अफगानिस्तान में
एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पर इस्लाम का पूरा एक्सपेंशन हुआ है ना। तो अगर आप सतीश चंद्रा जो सबसे छोटी मोटी बुक, पतली सी बुक है, उससे प्री क्वालिफाई हो जाता है, उससे हमें पढ़ना ही पड़ता है। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा। इतनी बुक हमें पढ़नी ही पड़ती है। मतलब जैसे मैंने ये कहा कि आप में से बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना, कहीं से एग्जाम से 30 दिन पहले, है ना, ढूंढेंगे कहाँ मार्केट में बुक अवेलेबल है, और ढूंढ के वो 50-60 तरह की बुक लाएंगे, ठीक है। आपको पलटते रहेंगे कि कहीं कोई तुक्का लग जाए। यूपीएससी और पीसीएस में तुक्का नहीं लगेगा। पहले लगता था जब नेगेटिव नहीं होते थे, अब जब नेगेटिव है, भाई साहब इतनी अच्छी किस्मत होती तो हम मुकेश अंबानी के घर में पैदा होते, अभी सड़कों पे पैदा हो गए। हमारी इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं कि तुक्का लग जाए, हम ऐसे पलटते हैं और तुक्का लग जाए, इतनी अच्छी किस्मत है नहीं हमारी। तो आप एक काम करो, किस्मत अगर है भी कभी कभी लग जाती है थोड़ी बहुत, तो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे और मेंस में मुंह बन जाएगा हमारा। कैसा पता ही इसलिए यूपीएससी और पीसीएस में शॉर्टकट मत ढूंढो। आप कुछ इतना बड़ा आप भारत में आप बन रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो आप, है ना, मतलब ऐसे पर्सन आप बन रहे हो जो भारत में प्लानिंग्स बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। आप में से जो बच्चे 21 से 25 साल तक वाले बच्चे जो बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, वही तो आगे जाकर सेक्रेटरी बनेंगे, वही सेक्रेटरी बनेंगे। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है? योजनाएं बनाना और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना। अब पूरे भारत जैसे देश के लिए योजना बनाने का काम करना है आपको, तो कहीं से सड़क से उठा के तो नहीं ले सकते ना भाई, आज आपको योजना बना दे। वो तो उसी बंदे को लिया जाएगा जिसने बहुत कठिन परिश्रम किया है ना। या पीसीएस की बात कर लो, पीसीएस में भी है ना इस तरह के बंदों की, या फिर आप अगर सेक्रेटरी ना भी बनो तो एक डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है। आप उस डिपार्टमेंट, पता चला कि आप कहीं के डीएम बने और 2 ही महीने के बाद आपने मटिया मेट कर दिया, उस डिस्ट्रिक्ट का भी और अपना भी। पता चला कि हर रोज आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे आजकल के डीएम पगला गए हमारे यहाँ, है ना। कई सारे ऐसे डीएम रोज छम छम करते हुए फोटो डालते थे, नाचते हुए फोटो डाल दिए, तो समझ नहीं आता क्या हो गया हमारे यहाँ भारत में। तो जो भी है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना। थोड़ी सी मेहनत करोगे तभी मिल पाएगा। और वैसे भी वो नियम है फिजिक्स का, जितनी एनर्जी दोगे उतने बराबर की एनर्जी आपको मिलेगी बस। तो इसलिए मेहनत करो, कुछ ऑथेंटिक चीजें पढ़ो, कहीं से कुछ भी उठा के मत पढ़ लो आप। तो मेडिवल हिस्ट्री में ये सारी कहानी जो सतीश चंद्रा है उसमें मिल जाती है हमें। यहाँ पर एक डायनेस्टी होती थी, सासानी डायनेस्टी। सासानी डायनेस्टी में ये ऑफिसर हुआ करते थे, ये सबुक्तगीन, है ना। बाद में सासानी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, इन्होंने अपना राज्य बना लिया अफगानिस्तान में। तो अपना राज्य बनाया अफगानिस्तान में, सबुक्तगीन, अलब्तगीन, फिर गजनी, है ना। अब ये जो बंदा था वो बहुत खतरनाक था, है ना। ये बंदा बहुत खतरनाक था। इसने भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया, है ना। ये सब कहानी मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने डिस्कस किया हुआ, बस ये लास्ट कर रहा हूं यहाँ पर। इसने भारत में 17 टाइम्स अटैक किया। और वही जो पहला राज्य था जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई वो हिंदुशाही डायनेस्टी थी और राजा था जयपाल। अब महमूद गजनी के बाद जब गजनी की डेथ हो गई, जब गजनी का डिक्लाइन हो गया, तो अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी आई और वहां पर जो बंदा आया उसका नाम था मोहम्मद गोरी। अब हम गोरी में सीधा पहुंच जाते हैं, GHORI। टाइम है ना हमारे पास कि खत्म है थोड़ा बहुत 4-5 मिनट। हाँ जी, किधर पढ़ना नहीं है? सीधा बोल दिया नहीं। सही है, हमारे बच्चे बड़े भोले, जो दिल में आता है बोल देते। ठीक है, बच्चे तो ये घोड़ी है। कई बार इनको कुछ होता है तो घोड़ी कहते हैं, है ना। वैसे कुछ ज्यादा होने की जरूरत नहीं, इनको घोड़ी ही कहना है ना। तो आपको पता है ना, घोड़ी और घोड़ी, ठीक है। तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना ही खुश होना है हमें, घोड़ी कह देते हैं अभी। तो इनका भी वही याद ध्यान रखना है कि जो गजनी थे उन्होंने जो भारत पर
अटैक किया था तो उनका पर्पस था भारत की लूट, क्योंकि वो अफगानिस्तान वाला रीजन जो है थोड़ा सा गरीब अभी है वहाँ पर। कई बार हमने डिस्कस किया, दो ही चीजें होती हैं वहाँ, नहीं दो ही चीजें होती हैं वहाँ पर, या तो अनार या ओपियम। ओपियम दो ही चीज होती है ना, अनार का जूस पियो और शाम में ओपियम खा लो बस, या ओपियम खा के जूस पी लो, ऐसे कर। तो वैसे वहाँ का अनार और हाँ एक और चीज होती है ना, खजूर। खजूर तो जो भी है उसको छोड़ देते हैं। इनके पास पैसे की थोड़ी सी कमी होती थी तो ये कभी कभी घूमते हुए भारत आ जाते थे और देखते थे यहाँ पे पैसे बहुत हैं तो थोड़े से लेके चले जाते थे इधर से, और कुछ नहीं किया इन्होंने, बस इतना काम किया भारत के लिए। ज्यादा बुरे नहीं थे वो हमारे लिए, कभी कभी बस हमारे थोड़े पैसे ले गए इधर से, ठीक है। तो हाँ वही जो भी ले गए, अरे हमारे लिए वो थोड़े ही थे, हम फिर भी गोल्डन बर्ड थे। वो तो अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया, तो हम गोल्डन बर्ड तो आगे 2000 साल तक रहे, लगभग 1000 साल तक। उससे बड़े खतरनाक ब्रिटिशर्स थे, है ना। पैसा निकाला भी और फील भी नहीं होने दिया। वो तो थैंक्स बोलो दादा भाई नौरोजी का, है ना। हाँ उन्होंने कहा कि देखिए हमारा खून पी रहा है, ये खून पी रहा है हमारा। तो जो भी है गोरी, अब गोरी भारत के अंदर आए, इनका पर्पस था अपने राज्य का एक्सपेंशन करना, अपने राज्य का विस्तार करना, है ना। तो इन्होंने सोचा कि हम एक नए रास्ते से चलते हैं। हो गया टाइम खत्म, नहीं पढ़ा हम एक नए रास्ते से चलते हैं। तो जो पहला रास्ता इन्होंने चूज किया वो गुजरात वाला रास्ता चूज किया, है ना। वो गुजरात वाला रास्ता चूज किया। और यहाँ पर डेट याद करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद हमें ये रखना है कि यहाँ पर सोलंकी डायनेस्टी है, चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी है, एंड द किंग वाज भीम सेकंड, एंड भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी। भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हराया। तो इन्होंने सोचा कि नहीं ये जगह सही नहीं है, ये है ना, पहली बार हम कोई काम करते हैं और उधर थोड़ा सा नुकसान होता है तो नहीं कोई दूसरा तरीका, है ना, ये सही नहीं। तो इन्होंने सोचा नहीं छोड़ो इधर से चलो, है ना, पंजाब के रास्ते से। ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी ना, कौन सा इधर एक पास है कोई दर्रा सा जहां से भारत में अक्सर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अटैक खैबर पास, है ना। ये सब चीजें कई बार हिस्ट्री, अब नया बड़ा खतरनाक आ रहा है समय, कई बार हिस्ट्री को ज्योग्राफी को मिलाकर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। पूछ देंगे तिरुपति मंदिर के आसपास का एरिया कौन सा हिल है ना, या स्टेटमेंट डाल देंगे तिरुपति मंदिर इस हिल के आसपास या इस हिल के ऊपर सिचुएटेड है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला देते हैं। इसलिए यूपीएससी बड़ा खतरनाक, वो उधर 20-25 लोग जो बैठे हुए होते हैं बुड्ढे टाइप के, उनके पास पूरे साल के लिए सिर्फ एक ही काम होता है, क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाने क्योंकि खूब पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा, तो वो भी खुश रहते हैं खूब, और ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारे ऊपर बॉम्ब की तरह मिलता है, एटम बॉम्ब, है ना। और हम फिर कौन है ना। तो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं कि 9,90,000 बच्चे आउट ऑफ 10 lakhs धराओ, सिर्फ 10,000 बच्चे पास हो पाते, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया। ये जो बाउंड्री भारत की है उस जगह पर है भटिंडा हमारा, है ना। और ये भटिंडा जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की बाउंड्री थी, है ना। पृथ्वीराज चौहान की बाउंड्री थी। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल यंग, लगभग 20-21 साल का, है ना। अभी सबको हरा के वो इधर चंदेलों को, इधर सोलंकी वालों को हटाकर वो बिल्कुल, है ना, इधर गहर वालों को सबको हराया उसने, है ना। तो वो अभी बहुत ताजा है, वो बहुत खतरनाक सा बंदा है। तो दोनों के बीच लड़ाई हुई। एक लड़ाई यहाँ पर तराइन की लड़ाई 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गए। मोहम्मद गोरी हार गए, वापस चले गए। इन्होंने जाने दिया भाई अगली बार आइए, है ना, जैसे हमारी आदत थी, अगली बार आने देने के लिए छोड़ दिया। थोड़ा दूध ज्यादा पी लिए, और गाय भैंस कम हो तो ऊँट का पिए, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो 1 साल के बाद ऊँट के दूध होते ऊँटनी के, अरे वही बात, है ना। तो वो 1 साल के बाद फिर से आए हमारे मोहम्मद गोरी 1192 में, और इस बार बीच में ये पृथ्वीराज चौहान ने कुछ कांड कर दिया। बीच में कांड पता है ना आपको,
पता ही है, आगे चलते हैं। क्या वो जयचंद की छोरी है ना, हाँ, हाँ, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा ऐसे बातों को थोड़ा सा क्लास है ना, थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, ऐसे छोड़ी और छोड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा प्यार से बोलते हैं, लड़की बोल सकते हैं। तो क्लास YouTube पे चल रही है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए क्लास मेरठ में चल रही है, ठीक है। अभी बोला नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं है, इतनी गलती आगे से नहीं ध्यान रखना। तो 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद घोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए, है ना। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। देखो इसके बाद इधर मोहम्मद घोरी है हमारे और इधर हमारे हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, ये कंट्रोवर्सी है ना। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ इसके बाद कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी एक बुक की वजह से है, जिस बुक का नाम है, बुक का नाम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की कोर्ट में एक उनके कोर्ट पोएट रहते थे जिनका नाम था चंदवरदाई। चंदवरदाई ने एक बुक लिखी है जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो, एक ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, बहुत पहले हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी राजा की प्रशंसा करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रशस्ति, प्रेज। पहली प्रशस्ति जो थी वो थी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, वो पहली प्रशस्ति थी। लेकिन उसके बाद कई सारी प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की कोर्ट में जो कोर्ट पोएट होते हैं वो राज्य से सैलरी पाते हैं या जो भी चीजें लेते हैं तो वो अपनी राजा की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज रासो बुक है वो एक प्रशस्ति है जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। और इसमें कहानी ये है कि पता ही है आप लोगों को कहानी कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने, मोहम्मद घोरी ने ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, जेल में डाल दिया। और पृथ्वीराज चौहान के पास वो पावर थी कि वो एक खास तरह का तीर चलाते थे जिसे हम कहते थे शब्द भेदी बाण, कि शब्द को सुनकर मार देना, है ना। तो वो जेल के अंदर थे तो किसी ने उनको कहा कि वो पता नहीं क्या कहानी है, वो 2 अंगुल 24 गज ऐसे ऐसे एक्सेट्रा, है ना, मत चुको चौहान। तो इस तरह से जो भी कहानी है, तो इस बुक में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद घोरी को मारा। लेकिन ये सही नहीं है ना। सच ये है कि मोहम्मद घोरी समझता था कि ये लड़का कितना खतरनाक है तो उसे वो छोड़ नहीं सकता है ना। तो मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया तराइन की बैटल के बाद। बैटल ऑफ तराइन के बाद इनका नाम फिर हमें नहीं मिलता है अगर हम चंद्रवरदाई बुक की बात नहीं करें तो, ठीक है, समझ रहे ना आप। इनके कोर्ट पोएट थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो की कहानी मैंने सुनाई। वो क्या है, कहानी है, स्टोरी है, हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ आ जाना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या है, मोहम्मद घोरी किल्ड पृथ्वीराज चौहान आफ्टर बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। तराइन की लड़ाई के बाद उन्होंने उसे मार दिया। और मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन लिख लो कि QUTUBUDDIN, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद घोरी का स्लेव, गुलाम स्लेव। और अभी अभी जिस पार्ट की विक्ट्री हुई थी फ्रॉम लाहौर टू अजमेर एंड दिल्ली, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यह वाला जो रीजन है इसका गवर्नर अपॉइंट किया मोहम्मद घोरी। अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज गवर्नर फॉर द रीजन बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली।
है।